हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो वेदांता कॉमर्स। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। यह हमारा एक स्पेशल वीडियो ऑन टॉपिक जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो कि आपको पार्टनरशिप में पढ़ना होता है रिटायरमेंट और डेथ के केस में। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को लेके काफ़ी सारे उलझने रहते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। तो हमने सोचा क्यों ना भाई उसके लिए एक स्पेशल वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो बच्चे इस वीडियो को देखकर आराम से अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बात कर रहे हैं हम लोग जेएलपी। जेएलपी कहने का मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब यहाँ पर लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? लाइफ पॉलिसी के बारे में आप लोग बाखूबी जानते होंगे। हर इंसान अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर अपना लाइफ इंश्योरेंस कराता है, पर जब आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में करते हो, पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप में अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि फर्म के साथ ही जब आप फर्म में सारे पार्टनर के साथ मिलके ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं, यानी कि जब आप इंडिविजुअली पॉलिसी अपना खुद का ले रहे हैं, यानी कि मैं अगर अपना पॉलिसी खुद का ले रहा हूं सिर्फ, तो वो हो गया लाइफ पॉलिसी। पर अगर आप ज्वाइंटली सारे पार्टनर का एक साथ पॉलिसी ले रहे हैं, यानी कि एक ही पॉलिसी में सारे पार्टनर की बात हो रही है, तो इसको कहते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी में दो बातें होती हैं। आपको रेगुलरली प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है और एक सर्टेन पीरियड तक पेमेंट करना पड़ता है। यानी कि जिस भी कंपनी से मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा उस कंपनी को मैं रेगुलरली प्रीमियम पे करूंगा। प्रीमियम क्या होता है? जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लिया जाता है कि अगर समय से पहले डेथ हो गया तो कंपनी मेरे को उसके बदले, है ना, मेरे फैमिली को इतना पैसा देगी, 1 लाख रुपीस मान लीजिए। तो भाई ये आपके मरने के बाद या फिर किसी भी इंसान इंडिविजुअल के मरने के बाद कंपनी उसके फैमिली को पैसा क्यों देगी? जब आप जिंदा है आप पैसा कंपनी को दीजिएगा, कंपनसेशन दीजिएगा, तब ना कंपनी आपके फैमिली को देगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट डील होता है कि अगर इन केस हमको कुछ हो जाता है तो उस केस में आप मेरे फैमिली को ये पैसा दोगे, तो उसके कंपनसेशन के लिए कंपनी को इंडिविजुअल जो है वो बंदा जो पॉलिसी लिया वो प्रीमियम का पेमेंट करता है, और इसी को कहते हैं प्रीमियम। तो वो जो रेगुलर पेमेंट होता है उसको कहते हैं प्रीमियम, और जो भी पॉलिसी होता है उसका एक ड्यूरेशन होता है, 30 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर अप्रॉक्स। तो दो बातें हो सकती है, या तो इंसान वो पॉलिसी को पूरे लाइफ ले चला, 30 साल का पॉलिसी था, 30 साल कंटिन्यू किया, और या तो वो कंटिन्यू नहीं किया। कंटिन्यू अगर करेगा, मान लीजिए कोई भी पॉलिसी है, पॉलिसी का वैल्यू हम मान लीजिए 5 लाख रुपीस रखें, यानी कि अगर वो बंदा 30 ईयर तक पॉलिसी को कंटिन्यू करता है, प्रीमियम देते चला जाता है, तो उसको 30 ईयर के बाद 5 लाख रुपीस मिलेगा। बहुत छोटा सा अमाउंट है पर समझाने के लिए काफी। दूसरी बात हो सकती है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। कंटिन्यू दो वजह से नहीं हो सकता, या तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया। अब जैसे आज मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो हम प्रीमियम दे पा रहे हैं, और मान लीजिए इस 5 लाख के प्रोटेक्शन के लिए प्रीमियम का अमाउंट है 4000 रुपीज, है ना। प्रीमियम का अमाउंट है 4000 रुपीज ईयरली, हर साल आपको 4000 रुपया पे करना है। तो अगर आप यहां पर देखें तो हर साल हम 4000 रुपया, अगर फिलहाल मेरा कंडीशन अच्छा है तो हम दे पाएंगे, अगर कंडीशन अच्छा नहीं है तब तो नहीं दे पाएंगे। तो दो बातें हो सकती है, या तो कंडीशन खराब हुआ तब मैं पॉलिसी को बीच में ब्रेक कर दूंगा, या फिर मेरा डेथ हो गया तो फिर पॉलिसी को मैं ब्रेक कर दूंगा। तो अगर डेथ हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, कंपनी आपको पूरा का पूरा 5 लाख रुपीस आपके फैमिली को दे देती है। यानी कि अगर पॉलिसी 30 ईयर तक कंटिन्यू रहा, सब कुछ सही रहा, इंडिविजुअल जो है अपने लाइफ के दौरान उसको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, और पॉलिसी 30 ईयर तक कंटिन्यू रहा, तो वो 30 साल के बाद कंपनी उसको 5 लाख रुपीस देती है। पर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल का डेथ हो जाता है तो फिर
कंपनी 5 लाख रुपीस दे देगी और उसको प्रीमियम देने का जरूरत नहीं है फर्दर। मगर कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल जिंदा तो है, वो पॉलिसी होल्डर जिंदा तो है, मगर उसका फाइनेंशियल कंडीशन चूंकि खराब हो गया तो इसलिए वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये बताओ, अगर मान लीजिए हम कोई इंडिविजुअल 10 साल तक पॉलिसी चलाया, तो 10 साल में वो 40,000 दिया, मगर 10 ईयर के बाद वो आगे कंडीशन उसका अच्छा नहीं रहा और वो नहीं दे सकता, तो क्या वो 40,000 उसका डूब जाएगा? नहीं, वो डूबेगा नहीं। वो कहीं ना कहीं कंपनी उसको देगी वो पैसा, मगर कुछ कम पैसा देगी। अब आप 40,000 दिए तो हो सकता है सरेंडर वैल्यू इंटरेस्ट इंक्लूड करके 50,000 रहे, 60,000 रहे, 30,000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के पॉलिसीज पे। तो दो बातें आप सीख रहे हैं अभी, एक प्रीमियम जो आप रेगुलरली पेमेंट करते हैं कंपनी को, और एक होता है सरेंडर वैल्यू कि अगर बीच में पॉलिसी को आप ब्रेक कर देते हैं तो कंपनी आपको बदले में कंपनसेशन के रूप में जो देती है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, और अगर पॉलिसी को पूरा कंटिन्यू करते हैं तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। तो मान लीजिए अगर 10 साल में हम पॉलिसी को ब्रेक करते हैं और कंपनी की तरफ से मेरे को 80,000 रुपीज मिलता है, तो ये हो गया सरेंडर वैल्यू। अगर 30 ईयर कंटिन्यू करते हैं तो वो हो गया मैच्योरिटी वैल्यू, जो कि है 5 लाख रुपीज। अब प्रीमियम यहाँ पे कितना एज्यूम किए, 4,000 रुपीज। तो इसी के आधार पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका समझाते हैं कि आखिर फर्दर कैसे अकाउंटिंग होता है, क्योंकि आप बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अकाउंटिंग करने के लिए ही बैठे। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं और कुछ एग्जांपल्स एंड कुछ इल्यूजन्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करें सबसे पहले तो प्रीमियम की। तो प्रीमियम का दो कंडीशन होता है। आप प्रीमियम, आपको 3 टर्म समझाएं, प्रीमियम, सरेंडर वैल्यू एंड मैच्योरिटी वैल्यू, है ना। अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं लाइफ तक, जब तक उसका ड्यूरेशन है, तो उस केस में आपको 5 लाख रुपीज मिलेगा, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू। बीच में ब्रेक करते हैं आफ्टर 10 ईयर, मान लीजिए 70,000 आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है, तो ये हो गया आपका सरेंडर वैल्यू। और प्रीमियम जो रेगुलरली दे रहे, तो मान लीजिए रेगुलरली आप 4,000 रुपीज सालाना दे रहे, ईयरली दे रहे, तो ये आपका प्रीमियम हो गया। अच्छा, आप 4,000 हर महीने दिए, हर साल दिए और 10 साल तक कंटिन्यू किए, तो 40,000 होता है, मगर सरेंडर वैल्यू कंपनी इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के आपको कितना दे रहा है, 70,000 दे रहा है। मगर आप कंटिन्यू रखते तो आपको 5 लाख रुपीज मिलता। चलिए, तो प्रीमियम की बात करें तो पार्टनर ये प्रीमियम कहां से देगा? फर्म का पैसा निकाल कर देगा, फर्म की तरफ से पैसा देगा। पार्टनर अपना पॉकेट से तो देगा नहीं, पार्टनर कहां से लाके देगा? फर्म का पैसा निकाल कर देगा। तो प्रीमियम का ट्रीटमेंट दो हो सकता है, या तो प्रीमियम को आप एक्सपेंस मानिए, या तो प्रीमियम आप जो भी पे कर रहे हो वो आप एसेट्स मानिए। दो कंडीशन होती है। तो कंडीशन 1 कि आप प्रीमियम को एक्सपेंस मान रहे हैं, और कंडीशन 2 कि प्रीमियम को आप एसेट्स मान रहे हैं। अब एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए 3 साल का कंटिन्यू हुआ है ना, 3 साल पार्टनर लोग। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए, बी और सी 3 पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है ना। या फिर चलो सिंप्लिसिटी के लिए इक्वल ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 1:1:1। अब यहां पर आप देखिए, ये लोग एक पॉलिसी लिया है। क्या लिया है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया है, और उसका प्रीमियम जो है वो पे करता है और उसका कुछ सरेंडर वैल्यू। प्रीमियम पहला साल 4,000 रुपया पे किया, तो दूसरे साल भी 4,000 पे करेगा और तीसरे साल भी 4,000 रुपया ही पे करेगा। अच्छा, सरेंडर वैल्यू फर्स्ट ईयर तो कुछ नहीं होगा, सेकेंड ईयर मान लीजिए कंपनी बोला 3,000 एंड थर्ड ईयर कंपनी बोला आपका 10,000 रुपीज प्रीमियम है, सरेंडर वैल्यू। यानी कि आप कंपनी को पे किए, चलिए 12,000 रुपया, टोटल पे कितना किए? 12,000 रुपया। 3 साल के अंत तक आपने कंपनी को कितना पे किया? 12,000 रुपया। मगर आप बीच में पॉलिसी को ब्रेक कर देते हैं तो पॉलिसी आपको कंपनी कितना देगी? 10,000 रुपीज देगी। ये सब कंडीशन, प्रीमियम निकालना, सरेंडर वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे देगा, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार से आपका सरेंडर वैल्यू भी पता चल गया और ये। अब क्या होता है, मान लीजिए हम लोग फर्स्ट कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन
प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो फर्स्ट ईयर जब आप पे करते हैं प्रीमियम, जब आप पे करते हैं प्रीमियम तो क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर जब आप पे कर रहे हो तो क्या होगा, सिंपली आपने पेमेंट किया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक आपने पेमेंट किया और 4000 एंड 4000 एंड सेकेंड एंट्री क्या होगा, ये तो फर्स्ट एंट्री हुआ, सेकेंड एंट्री होगा इसी चीज को आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू क्या ट्रांसफर करे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डीआर 4000 एंड 4000, ये आपने फर्स्ट ईयर का प्रीमियम पेमेंट किया और 2 जर्नल एंट्री आप पास किए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज का इफेक्ट बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे होगा ये देखते हैं। तो 2 अकाउंट आपका बना, एक बैलेंस शीट है और एक है P&L। तो चूंकि आप जान रहे हो कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है एक तरीके का एक्सपेंस है, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4000 एंड आपका बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि आपने प्रीमियम को क्या माना है, प्रीमियम को क्या माना है, एक तरीके का एक्सपेंस। तो अब 2 बातें हो सकती है, या तो आप एक्सपेंस मानिए या तो प्रीमियम मानिए, एसेट्स मानिए। तो चूंकि एसेट्स माने ही नहीं है आप यहाँ पर, फर्स्ट केस में हम लोग तो एक्सपेंस मान रहे हैं, तो यहाँ पर एंट्री नहीं जाएगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाले, जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस में 4000 रुपए डाले, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि पार्टनर के ऊपर ये बर्डन चला गया, क्योंकि अगर ये 4000 रुपए का प्रीमियम P&L में नहीं लिखते तो प्रॉफिट ज्यादा होता, और अगर प्रॉफिट ज्यादा होता तो पार्टनर के बीच में भी प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता। पर यहां पर जो है प्रीमियम को हम क्या किए, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिए, और उसके बाद क्या किए, पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो घटा दिए, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखोगे पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए उसको P&L एप्रोप्रिएशन में कम पैसा मिलेगा, है ना। जब प्रॉफिट का विभाजन होगा तो कम पैसा मिलेगा। फिर बात करें सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर में भी 4000 रुपये आप प्रीमियम दोगे, तो एंट्री क्या होगा, JLP प्रीमियम टू बैंक, सबसे पहले पेमेंट कर रहे प्रीमियम का 4000 एंड 4000 एंड सेकेंड क्या होगा, सेकेंड होगा आपका इसको P&L ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम 4000 एंड 4000, और उसी प्रकार से फिर से आप क्या करोगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इसको, है ना। फिर से आप इसको क्या करेंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंस शीट में तो कोई एंट्री नहीं होगा, बट P&L की बात करें तो टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम 4000 रुपीज। इसका भी वही मतलब है, सेकेंड ईयर में भी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए तो पूरा का पूरा बर्डन जो है वो तीनों पार्टनर को बियर करना पड़ रहा है। तो मान लीजिए थर्ड ईयर के एंड में, अभी हम एंट्री नहीं पास कर रहे हैं, अब हम आपका कंक्लूजन पे आते हैं। थर्ड ईयर के एंड में A, B, C 3 पार्टनर था, A रिटायर करना चाहता। अब आइए कंडीशन पे, A रिटायर करना चाहता है तो कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा, ये जो हम माने हैं कंडीशन, ये जो कंडीशन हमने माना है कि कंपनी जो है 1 साल 2 साल 3 साल चलाया पॉलिसी, 3 साल में वो टोटल 12000 रुपया दिया। पॉलिसी का वैल्यू है, पॉलिसी का मैच्योरिटी वैल्यू है 1 लाख रुपया, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 1 लाख रुपया। मगर पॉलिसी चूंकि बीच में ही ब्रेक हो रहा है तो कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। आप पॉलिसी को एकदम पूरा एंड तक ले चलते हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है, और एंड तक नहीं लेके जाएंगे तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो सरेंडर वैल्यू अगर A रिटायर कर रहा है तो जाहिर सी बात है पॉलिसी को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 3 पार्टनर है A, B और C और A रिटायर कर रहा है तो पॉलिसी तो ब्रेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया है, तो सारे पार्टनर ज्वाइंट रहेंगे तब तक वो पॉलिसी चलेगा। और अगर बीच में कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो वो पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो A अगर जा रहा है तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा हमको, A के केस में अब चूंकि A रिटायर कर रहा है तो कंपनी
ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी कैंसिल करेगी और कंपनी सरेंडर वैल्यू कितना देगा, 10,000 रुपीज देगा। कितना देगा, 10,000 रुपीज। और ये 10,000 रुपीज को क्या करेंगे, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि जितना भी प्रीमियम का पेमेंट हुआ है वो सारे पार्टनर ने बियर किया, ए बी और सी तीनों ने बियर किया, क्योंकि जैसे ही आप प्रीमियम का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए तो प्रॉफिट जो घटा वो सारे पार्टनर के लिए घटा। तो अगर सारे पार्टनर के लिए घटा तो प्रीमियम का भी बर्डन तो सारे पार्टनर बियर कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ए के रिटायरमेंट के केस में सरेंडर वैल्यू, चूंकि थर्ड ईयर के एंड में जा रहे हैं तो थर्ड ईयर के केस में सरेंडर वैल्यू कितना है, 10,000। तो कंपनी के तरफ से 10,000 रुपया मिलेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आप समझ रहे हो, अगर प्रीमियम देने वक्त तीनों पार्टनर बियर किया तो जब सरेंडर वैल्यू आएगा तो तीनों पार्टनर के बीच में बांटेंगे। जब सरेंडर वैल्यू आएगा तो तीनों पार्टनर के बीच में बांटेंगे। तो एंट्री क्या होगा, सबसे पहले तो पैसा आ रहा है आपके पास, बैंक अकाउंट डियर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, या फिर जो भी आपका फंड आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डियर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना आ रहा है, 10,000 बीइंग सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड। और ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या करेंगे, तीनों पार्टनर के बीच में बांटेंगे। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल। और ये 10,000 रुपीज सिर्फ ए को नहीं मिलेगा, भले ही ए रिटायर कर रहा मगर सिर्फ ए को नहीं मिलेगा, तीनों को मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा तीनों बियर किया। तो इक्वल हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माने थे, तो इक्वली तीनों के बीच में हम लोग बांट देंगे। ये रहा पहला कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मानते ये एज्यूम करते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो पैसा है वो एक्सपेंस माने, JLP प्रीमियम ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। आपने क्या माना है, एसेट्स माना है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो भी प्रीमियम है उसको आप एसेट्स मान रहे हैं, ठीक है। तो एसेट्स मान रहे हैं, तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि आपने फर्स्ट ईयर प्रीमियम दिया और कुछ सरेंडर वैल्यू। फर्स्ट ईयर प्रीमियम दिया 4,000 रुपीज का, मगर फर्स्ट ईयर सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि एक ही साल तो हुआ है ना, आपको तुरंत कंपनी पैसा नहीं देती है। कंपनी बोल देती है कि एक साल में ब्रेक अगर होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर में कंपनी फिर 4,000 रुपया दिया और कंपनी को बोला गया कि तुम टोटल 8,000 रुपया दियो ना, सरेंडर वैल्यू मान लो ऊपर में जो लिए थे वही ले लेते हैं, 3,000 रुपीज। सरेंडर वैल्यू कितना माने हैं, 3,000 रुपीज। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए थोड़ा कंडीशन समझिए मैं क्या कर, यही पे पॉइंट है। अगर आप 4,000 रुपीज दिए और सरेंडर वैल्यू 1 रुपया भी नहीं आया तो आप क्या करोगे, आपके पास सरेंडर वैल्यू 1 रुपया भी नहीं आया, यानी कि कंपनी उस साल कहा कि 1 रुपया भी आपको नहीं देंगे, मतलब कि किसी भी तरीके का एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ। अगर कोई आपको कहता है, कोई कंपनी अगर कह रहा है, कोई आप एग्रीमेंट किया और आप उस एग्रीमेंट के तहत आपको पैसा मिलने वाला है, तो आपके लिए एसेट्स हो जाता है ना। मगर फर्स्ट ईयर आप 4,000 रुपया पेमेंट किए और 1 रुपया का भी सरेंडर वैल्यू नहीं है, तो वहां पे एसेट्स, नो एसेट्स क्रिएट हुआ, कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ। पर जब आप सेकेंड टाइम जो 4,000 दिए, यानी कि टोटल 8,000 रुपया दिए, तो कंपनी कह रहा है चलो भाई अब क्योंकि 1 साल कंटिन्यू किए, तो अब कंपनी के तरफ से आपको अगर पॉलिसी ब्रेक करते हैं तो आपको 3,000 रुपए का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। यानी कि ये एसेट्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये अब सुनिश्चित हो गया है, पक्का हो गया है कि अगर पॉलिसी ब्रेक भी करते हैं तो 3,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। इट डजंट मैटर कि ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं, मगर 3,000 रुपया अगर ब्रेक करते हैं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है। अब यहां पर समझिए थोड़ा, आपने फर्स्ट ईयर 4,000 रुपए का प्रीमियम दिया और नो एसेट्स, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। पर सेकेंड ईयर की बात करें, आपने 4,000 रुपया पे किया, मगर आपके लिए 3,000 रुपए का क्या क्रिएट हो गया, एसेट्स क्रिएट हो गया। और तो आप यहां पर एक्सपेंस कितना मानेंगे, 4,000 रुपए का पेमेंट किए, सेकेंड ईयर 4,000 रुपए का प्रीमियम पे किए और 3,000 रुपए का एसेट्स क्रिएट हो गया। तो फाइनली अगर देखें तो एसेट्स का आपका एक्सपेंस कितना क्रिएट हुआ,
मात्र 1000 रुपया क्रिएट हुआ। लॉजिकली अगर देखें तो क्यों? क्योंकि 4000 देने के बाद 3000 का तो आपका एसेट्स क्रिएट हो गया। तो ये लॉजिक के आधार पे काम चलता है। अब चलिए एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री अगर पास करें तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर की बात करें, आपने प्रीमियम कितना पे किया? प्रीमियम पे किया 4000 रुपीज, और यहाँ पे नो एसेट्स, किसी भी तरीके का एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि सरेंडर वैल्यू जो है वो क्या है? 0 है। तो एंट्री क्या होगा? सबसे पहले तो पेमेंट कर रहे हैं तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक, पेमेंट ये किए 4000 एंड 4000 का। नेक्स्ट आपने क्या किया? इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, कितना? 4000। क्योंकि यहां पर कुछ भी एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ तो पहले जो एंट्री पास करते थे वही होगा। पहले ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पेमेंट किए तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक, एंड फिर इसी अमाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसी साल का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम बनाते हैं और इसी साल का अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में चूंकि एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ तो 0 हो जाएगा। मगर चूंकि आपका ये पूरा का पूरा 4000 रुपया क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करेंगे? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम लिखेंगे और 4000 रुपीज लिख देंगे। जैसा कि पहले होता था वैसे ही चल रहा है ना। फर्स्ट ईयर हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा पूरा क्यों ट्रांसफर किए? क्योंकि 4000 रुपया देने के बाद सरेंडर वैल्यू तो क्रिएट हुआ ही नहीं, तो 0 का 0 रह गया, इसलिए पूरा का पूरा प्रीमियम मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। पर अगर आप सेकेंड ईयर की बात करते हैं, आप सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? आपने प्रीमियम दिया है 4000 का और सरेंडर वैल्यू क्रिएट हो गया 3000। मतलब कि ये सुनिश्चित हो रहा है कि 3000 कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने जो भी पैसा दिया उसके वजह से ये जो 4000 अगर नहीं देते तो कंपनी नहीं देती। पहला साल वाला तो खत्म हो गया, मगर दूसरा साल जो 4000 रुपया दी इसके वजह से आपको 3000 रुपया मिलेगा फ्यूचर में। एसेट्स फ्यूचर में सरेंडर वैल्यू अगर करते हैं तो पैसा मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो फाइनली अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस मात्र कितना? 1000 रुपया। तो इस केस में आप क्या मान रहे हैं? सरेंडर वैल्यू को क्या मान रहे हैं? एसेट्स मान रहे हैं। सरेंडर वैल्यू को क्या मान रहे हैं? एसेट्स मान रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा? हालांकि आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम कितना पे किए? प्रीमियम तो आप 4000 रुपया ही पे किए, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक 4000 एंड 4000 हो जाएगा। मगर सेकेंड एंट्री की बात करें, जो अमाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, ये आपका 4000 नहीं होगा, ये ओनली 1000 होगा। क्यों 1000 होगा? क्योंकि आपका एक्सपेंस कितना क्रिएट हुआ? मात्र 1000 रुपीज का। एंड नेक्स्ट अगर थर्ड जर्नल एंट्री की बात करें तो थर्ड जर्नल एंट्री होगा आपका ये जो 3000 रुपए का एसेट्स क्रिएट हो रहा है उसका एंट्री पास करेंगे। तो लिखेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। ये एसेट्स क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आपने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पे किया 3000 रुपया एंड 3000 रुपया, और ये जो अमाउंट है ना ये क्या एक्चुअली में सरेंडर वैल्यू है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर, अब यहां पर थोड़ा सा समझिए। अभी मैं P&L, अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि P&L और बैलेंस शीट भी बना देते हैं। तो ये रहा P&L और ये रहा आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की बात करें और P&L की बात करें तो P&L में आप देखो तो टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम कितना होगा? मात्र 1000 रुपया होगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस तो इस साल का 1000 रुपया है, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम पे आपका एसेट्स कितना का क्रिएट हो गया? 3000 रुपए का। कितने का क्रिएट हो गया? 3000 रुपए का। अब यहां पर आप समझिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्या हुआ? अंतर क्या है? फर्स्ट ईयर में आपने पे किया है 4000 रुपए का प्रीमियम। कितना पे किया? 4000 रुपया। और सेकेंड ईयर में भी प्रीमियम कितना पे किए हैं? प्रीमियम पे किए हैं 4000 रुपए का।
मगर दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि आपने P&L अकाउंट में 4000 रुपीज ट्रांसफर किया, तो इसके कारण पार्टनर का जो प्रॉफिट जो है वो जो डाउन हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो कितने से घटा है, 4000 रुपए से। मगर सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, आप पेमेंट कर रहे हैं 4000 रुपया, मगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कितना ट्रांसफर किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया है मात्र 1000 रुपया। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफर किए हैं, एक्सपेंस 1000 शो किए हैं, तो पार्टनर का कैपिटल भी तो 1000 रुपये से ही घटा। यानी कि इनडायरेक्टली आपने 4000 रुपये का पेमेंट किया और 1000 रुपया अपना एक्सपेंस शो किए और 3000 रुपया पार्टनर के बीच में अभी भी बट रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली देखिए, अगर 4000 का खर्च किए और 4000 का पेमेंट किए तो 4000 रुपये के कारण 4000 रुपये का प्रॉफिट घटना चाहिए था। तो फर्स्ट ईयर में वो हुआ, तो उस केस में वहां पर पार्टनर के कैपिटल में कुछ ज्यादा गया नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं गया, नॉर्मल है। पर सेकेंड ईयर के केस में क्या हो रहा है कि 4000 रुपीज का जो प्रीमियम है पेमेंट किए, मगर 1000 रुपया ही मात्र आप P&L में भेजे हो, बाकी का 3000 रुपया जो है वो प्रॉफिट के तौर पे पार्टनर के बीच में बट गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जितना आप पार्टनर के बीच में बांटे हैं वो उतना ही सरेंडर वैल्यू के तौर पे यहां पर बैलेंस शीट में दिख रहा। कहने का मतलब सेकेंड ईयर में 4000 रुपए का पेमेंट किए हैं और 1000 रुपए का एक्सपेंस शो किए हैं और 3000 रुपए का पार्टनर के बीच में वो प्रॉफिट के तौर पे बढ़ गया और उतना ही अमाउंट का एसेट्स भी शो कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये सरेंडर वैल्यू का पैसा ऑलरेडी पार्टनर के बीच में बढ़ चुका है, सरेंडर वैल्यू का पैसा पार्टनर के बीच में बढ़ चुका है। ये जो लॉजिक है ना, इस लॉजिक के कारण ही हम इतना कहानी अभी बनाए, इतना जो झमेला किए, राम कहानी जनरेट किए, ऑल बिकॉज ऑफ ये बताने के लिए कि बैलेंस शीट में जितना भी सरेंडर वैल्यू आपको दिखता है एसेट साइड में, उसका बेनिफिट जो है ऑलरेडी पार्टनर के बीच में ट्रांसफर हो चुका है। बात को समझिए, अगर इस चीज को हम डायरेक्टली बता देते हैं तो फिर क्या होता है कि आप रट लेते, पर यहां पर रटने का दरकार नहीं। आपको बस समझना यह है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितना भी पैसा आपको दिख रहा है वो सारा का सारा उसका बेनिफिट पार्टनर के बीच में ट्रांसफर हो चुका है। तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया जाए। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए पहला, मान लीजिए मैच्योरिटी वैल्यू है आपका 1 लाख रुपीस कि अगर कोई पार्टनर मरता है तो 1 लाख रुपया मिलेगा, और ये लोग जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसको एसेट्स मानते हैं। प्रीमियम का एक्सपेंस को क्या मानता है, एसेट्स। तो बैलेंस शीट जब आप देखें तो बैलेंस शीट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दे रहा था आपको 3000 रुपया। कितना दे रहा था, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम पे 3000 रुपया था। ए बी सी 3 पार्टनर है और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी रिटायर हो रहा है तो इस केस में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के तरफ से पॉलिसी अमाउंट जो है सरेंडर वैल्यू कंपनी वाला इस बार दिया है 3000 रुपया। देखो दो बातें हो सकती हैं, पहला केस और दूसरा केस। या तो कंपनी सिर्फ आपको 3000 दिया, या फिर कंपनी आपको 3000 ना देके 9000 रुपया दिया। हो सकता है कंडीशन आपका चेंज हो गया। तो फर्स्ट केस 1, यहां पर आप देख रहे हैं कंपनी के बैलेंस शीट में ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट में JLP के नाम पर 3000 रुपया ऑलरेडी है, यानी कि ये पैसा पार्टनर के बीच में ऑलरेडी जा चुका है। तो जब जा चुका है और सरेंडर वैल्यू भी 3000 रुपया ही मिला है तो पार्टनर को अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से 3000 मिला है और 3000 पार्टनर के बीच में बट भी चुका है। तो कंपनी को अब कंपनी की तरफ से तो 3000 रुपया दे देगी, मगर पार्टनर को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो एंट्री क्या होगा, चूंकि फर्म को पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट दिया टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 3000 रुपया, और पार्टनर को कुछ पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिला उतना तो ऑलरेडी बेनिफिट दे चुके हैं। तो पार्टनर यहाँ पर कुछ लेने लायक नहीं रहा। पर
पर अगर केस 2 की बात करें तो केस 2 में 9,000 रुपया मिल रहा है, तो बैंक से तो पैसा मिलेगा 9,000 रुपया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ये क्वेश्चन में आपको दे देगा कि सी के रिटायरमेंट के टाइम पे कंपनी कितना पैसा दिया। तो इस 9,000 रुपए में 3,000 का बेनिफिट तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो बाकी का 6,000 क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि प्रीमियम का बर्डन सारे पार्टनर ने बियर किया। तो एंट्री क्या होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, और इस 6,000 जो बचा हुआ है तीनों के बीच में 2,000 रुपया 2,000 रुपया और 2,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझे? ये तो था रिटायरमेंट का। पर अगर डेथ होता, ये छोटा सा पॉइंट है, एकदम इजी है, अगर किसी पार्टनर का डेथ होता तो अब तो पूरा मिलता ना। मान लीजिए कंडीशन में आपको बोल रहा है मैच्योरिटी वैल्यू है 1,00,000 रुपया, सरेंडर वैल्यू है 20,000 रुपया। कितना है, 20,000 रुपया। ए, बी और सी 3 पार्टनर है, इक्वल शेयरिंग रेशियो है, और बी जो है वो डाइड, बी मर गया है। और बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन में दे रहा है, बैलेंस शीट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम पे आपका 10,000 रुपीज। कितना दे रहा है, 10,000 रुपीज। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम पे बैलेंस शीट में कितना दे रहा है, 10,000। तो जैसे ही बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज दिख रहा आपको, आप क्या समझे कि ये 10,000 रुपए का बेनिफिट ऑलरेडी ए, बी और सी के बीच में ट्रांसफर हो चुका है। तो अगर बी मर गया है तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा कि मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा? बी अगर मरा है तो सरेंडर वैल्यू नहीं, क्या मिलेगा, मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहां क्यों, क्योंकि भाई पॉलिसी का यही टर्म ही होता है कि अगर जो बंदा का पॉलिसी लिया अगर वो मर जाता है तो कंपनी उसको पूरा पैसा देती है, क्योंकि उसके फैमिली को सपोर्ट चाहिए ना। तो कंपनी को कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपया मिलेगा, फर्म को कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपया। अब इस 1,00,000 रुपए का मैच्योरिटी वैल्यू में पार्टनर का ऑलरेडी कितना कैपिटल बढ़ चुका है, 10,000 बढ़ चुका है। तो पार्टनर को जो ट्रांसफर करेंगे वो कितना करेंगे, मात्र कितना करेंगे, 90,000 रुपीज करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट यार, बैंक से आपको पैसा मिल रहा है बैंक के थ्रू, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम पे 1,00,000 रुपीज। कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना दिया, 1,00,000 रुपीज दिया, मगर चूंकि आपने ऑलरेडी 10,000 रुपीज का ट्रांसफर कर चुका था, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मात्र आपको 90,000 ही मिलेगा, और तीनों को मिलेगा 90,000 और 30,000, 30,000 एंड 30,000। सर मरा है बी और सबको क्यों मिल रहा है? बाबू इसके पीछे का लॉजिक ये है, क्योंकि जब जो पार्टनर का डेथ हुआ है सिर्फ वो प्रीमियम नहीं पे कर रहा था, प्रीमियम का पैसा सबको ही पे कर रहा था, तो ये पैसा सबको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भी दे देता है, तो रिजर्व का आपको पता है, मान लीजिए रिजर्व 30,000 रुपीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व हमेशा क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दे रहा है तो तीसरा एंट्री मान लो क्वेश्चन में दे देता है, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट क्लियर टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल एंड टू सी कैपिटल, और 30,000 रुपए को तीनों के बीच में 10,000, 10,000 और 10,000 रुपए करके बांट दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट सारा समझ में आया होगा कि आखिर जब एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, और जब एसेट्स ट्रीट करते हैं तो क्या होता है। और भी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लियरिटी मिल सके। ये तो था कॉन्सेप्ट की बात। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा और उस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से आप उसको टैकल करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।